वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पर्यटन व संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम का नाम उत्तर प्रदेश के उन आईएएस अधिकारियों में शुमार है जो अपने कर्तव्य, सादगी, संवेदनशीलता और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। 1995 बैच के आईएएस मेश्राम कई जिलों में डीएम व मंडलायुक्त रहे। राजधानी में तैनात रहकर एलडीए उपाध्यक्ष, आयुक्त वाणिज्य कर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के बहुत ही पिछड़े बालाघाट जिले से अभावों के बीच पढ़ाई कर सिविल सर्विसेज तक पहुंचे मुकेश मेश्राम आज समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए रोल मॉडल है। मुकेश मेश्राम इनके पिता प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। सर का प्रारंभिक जीवन काफी गरीबी में बीता। वे रोज 5 किलोमीटर नंगे पांव पढ़ने स्कूल जाते थे। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी होने के कारण मुकेश का चयन ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति में हुआ और वो पढ़ने बालाघाट आ गए। ये सफर उन्होंने कैसे तय किया, आइए जानते हैं व्यूज मेकर्स में। व्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ यूपी टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीनियर आईएएस ऑफिसर मुकेश मेश्राम सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, सर का बचपन जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का जो बोरी गांव है उस जंगलों में वहाँ बचपन बीता। प्रारंभिक पढ़ाई भी वहाँ हुई और उसके बाद से यहाँ तक का जो सर का सफ़र है वो काफ़ी संघर्ष में रहा है। सर आज सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है, युवाओं के लिए रोल मॉडल है। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका सफ़र रहा है वो क्या जिद थी, वो क्या समर्पण था, क्या विश्वास था, वो कौन सी इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी कि जो आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया? मैं, जैसा आपने बताया, मध्य प्रदेश के उस जंगली इलाके से आता हूँ जहाँ पे आज भी 54% जंगल हैं बालाघाट में। उसका अगर फॉरेस्ट कवर देखें तो 54% के आसपास बैठता है। उसके एक गांव है और वो भी जंगल के अंदर है। वहाँ से हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल। करीब 4-5 किलोमीटर पैदल चल के रास्ते में जंगल पड़ता था। उसमें फिर एक नदी भी आती थी, सर्राटी नदी, और उसके बीच से होते हुए हम स्कूल पहुंचते थे। नंगे पांव जाते थे। ठंड के दिनों में कोई ऐसे कपड़े होते नहीं थे। हाफ शर्ट, वो भी जो लट्ठा का कपड़ा कहा जाता था, और बड़ा पतला सा जीना सा, और हाफ पैंट पहन करके। ऐसे ही जब ठंड के दिनों में ठंड लगती थी तो दौड़ते हुए चले जाते थे। उस स्कूल में पहुंच करके जैसे जैसे स्कूल में पढ़ना प्रारंभ किए, बहुत सारी पुस्तकों से जब वास्ता पढ़ा और बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ और बहुत सारी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो महापुरुषों से सीखने मिली। तब मैंने देखा कि क्यों ना हम भी ऐसा प्रयास करें, आगे बढ़ें। और फिर जब मैं बालाघाट में आया, वहाँ पर एक ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो गया था। स्कॉलरशिप मिल गई थी। वहाँ 8वीं बोर्ड हुआ करता था और 8वीं बोर्ड में मैंने पूरे डिवीज़न में, जबलपुर डिवीज़न में 3rd पोजीशन हासिल की थी। तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था और हमको भी नहीं पता था। जो अखबार है वो लालबर्रा में आता था, अखबार में नाम छपा होगा तो कुछ लोग जो गांव के एक दिन 2-3 दिन बाद में रिजल्ट के साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई, इस गांव का एक लड़के का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो फिर उत्सुकता बढ़ी, जाकर के देखे। हमने कहा भाई, हमारा भी सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में जब ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो होती थी, उसमें रूरल इलाके के बच्चों के लिए, ग्रामीण इलाके के जो बच्चे होते थे उनको वो सिलेक्ट करके स्कॉलरशिप दी जाती थी। 100 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप हमको मिलनी चालू हुई। तो उससे हमने, समय कब था जब 100 रुपया स्कॉलरशिप मिली आपका? वो 1980 के आसपास। अच्छा, 1980 के आसपास का 100 रुपया स्कॉलरशिप। हाँ, 100 रुपया काफ़ी उस वक्त ठीक ठाक था के लिए। अच्छा। तो उससे हमने बालाघाट में, पहले तो नैनपुर पढ़ने के लिए गए, फिर उसके बाद आ गए बालाघाट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ पे हमने किराए पर, जो मलिन बस्ती समझ लीजिए, स्लम एरिया में किराए पर एक सिंगल रूम वाला कमरा लिया। वहाँ अपना खाना बनाते थे, अपना खाना खाते थे। एक स्टोव जो मिट्टी तेल से जलता था उस वक्त। तो उसमें ही पंप से हवा भर भर करके उसको जलाते थे। तो
चावल वाला इलाका है, वो स्टेपल हाँ, डाइट वहाँ पे चावल है चावल बालाघाट ज़्यादा में। खाते हैं बालाघाट। तो एक भगोने में या एक गंजी कहते थे, उसमें तो अपना चावल बनाते थे, और एक में जो रसेदार कोई भी जो सब्जी मिल गई बनाए, एक समय बनाए, 2 टाइम खाए, और बाकी पढ़ने लिखने में। तो ऐसा करते हुए वहाँ से आगे बढ़े तो सिलेक्शन हो गया हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में, ओके, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। भोपाल में और गए। भोपाल ओके, उस समय मध्य प्रदेश का सबसे टॉप टॉप का कॉलेज माना जाता था। राइट राइट राइट। उस कॉलेज में पहुंचने के बाद में हमको पता ही नहीं था, भोपाल पहली बार हम आए होंगे, इतना बड़ा शहर देख करके वैसे ही अचंभित रह गए। चारों तरफ इतनी सारी गाड़ियां घूम रही हैं, और वहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में हमारा सिलेक्शन हुआ। वो भी एक्सीडेंट से ही सिलेक्शन उसमें ऐसे हुआ कि हमने, जो हमारे साथ में फॉर्म भर रहा था लड़का, उसने कहा कि ये बड़ी कोई नई ब्रांच है आर्किटेक्चर, तो इसको भर दो। अच्छा, उस वक्त तो फर्स्ट शुरू हुई प्रेफरेंस थी, हमने फर्स्ट प्रेफरेंस हमने आर्किटेक्चर डाल दी। राइट राइट। और बाद में लोगों ने कहा कि भाई ये तो सबसे लास्ट में डाला जाता है, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर मैकेनिकल, हाँ ये सब भरते। तो फिर क्या किया जाए, तो हमारे बड़े भाई ने समझाया कि ऐसा है, आर्किटेक्चर का जो ड्राइंग का पेपर होता है जो कंपलसरी है, वो मत दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए। ओके, हमने छोड़ दिया, लेकिन वो 200 मार्क्स का वो जो पेपर था, वो छोड़ने के बाद भी इतने मार्क्स आ गए थे हमारे कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमको मिल गई। अच्छा, ओ ग्रेट। अब फर्स्ट प्रेफरेंस आर्किटेक्चर थी, तो इस तरीके से आर्किटेक्चर में हम फिर पहुंच गए। मुकेश मेश्राम इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे हैं। आईआईटी रुड़की में उन्होंने मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर किया है। इससे पहले मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया। उनका यह सफर काफी संघर्ष से परिपूर्ण रहा है। अपनी शिक्षा का खर्चा उन्होंने स्वयं वहन किया। मुकेश मेश्राम जी ने पढ़ाई के वक्त सुबोध नाम का अखबार भी प्रकाशित किया, जिसमें हरिवंश राय बच्चन समेत कई मान्यवर अपनी रचनाएं भेजते थे। तो फिर आपने आर्किटेक्चर की डिग्री वहीं से हासिल की और फिर एमटेक भी आपने वहीं से हासिल की? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या जो बीआर कहते हैं, वो तो 5 साल का कोर्स था, वो हमने वहाँ से किया भोपाल से। राइट। जो एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहलाता था। और उसके बाद में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की चला गया। अच्छा, रुड़की में कहते हैं, जिसको अब आईआईटी रुड़की कहते हैं। राइट राइट राइट। और वहाँ का अनुभव भी आर्किटेक्चर का भी बड़ा अलग तरीके का था, क्योंकि खर्च ज़्यादा था। उसमें ड्राइंग्स बनाने होते हैं, कई तरीके के रोटरिंग इंक वाले पेन चाहिए होते थे, उसमें शीट्स चाहिए, चाहे वो तरह तरह के पेपर्स चाहिए होते थे, मॉडल्स बनाना है, तो ये सब खर्च उठाना बड़ा मुश्किल का काम था। तो उसके लिए फिर हमने भोपाल में एक राम प्रसाद एंड सन्स था, पब्लिशर। ओके ओके। उस पब्लिशर के यहाँ जा कर के हमने उससे कहा कि भाई कुछ काम वाम दे दो, तो उसने हमको ड्राइंग बनाने का काम दिया। अच्छा, ओके। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या इस तरीके की जितनी भी पुस्तकें वो पब्लिश करता था, उसके ड्राइंग्स वो हम ला करके बनाते थे और उसको देते थे। तो पर ड्राइंग, जो सिंपल ड्राइंग थी 10 रुपया, और अगर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है या थोड़ी टफ है तो 25 रुपया प्रति ड्राइंग वो हमको देता था। तो हर महीने कुछ तो वहाँ से खर्च निकलता था। और उसके अलावा वहाँ पर रेत घाट पे जो बड़ी झील है भोपाल की, उसके किनारे एकदम मोड़ पर संजय श्रीवास्तव आर्किटेक्ट थे, उनका अपना ऑफिस था। तो शाम को कभी कभी उनके यहाँ जा कर के ड्राइंग का काम या ड्राफ्टमैन वाला काम करते थे, तो कुछ पैसा वहाँ से आ जाता था, और ये हमको फाइनेंशियली फिर सपोर्ट करता था। तो आपने अपनी पढ़ाई स्वयं भी की और साथ साथ में कुछ जॉब करके वो खर्चा भी निकाल लिया? हाँ, बल्कि राम प्रसाद एंड सन्स के लिए तो कई बार मैं बुक्स का सेल्समैन का काम भी करता था। अच्छा, वो भी काम आपने कर लिया उस वक्त? मतलब उस समय ये करता था कि मैं उनकी बहुत सारी पुस्तकें जो स्कूलों या कॉलेज के लिए होती थी, वो सैंपल पुस्तकें मैं रख के बड़े बैग में लेकर के जाता था, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग जिलों में। वहाँ के जो स्कूल होते थे, उनके प्रिंसिपल से मिलके, उनके टीचर से मिल करके, और उनको स्पेसिमेन या सैंपल देता था और कहता था कि ये बहुत अच्छे लेखक ने लिखी है, जैसे जीएस बडेरिया या उस जमाने के कुछ ऐसे लेखक थे कि, और आप अपने यहाँ पे बच्चों को ये प्रिस्क्राइब करिए, चलाइए ये पुस्तक, पढ़ाइए। तो जितनी पुस्तकें बिकती थी उसकी रॉयल्टी और बाकी पर डे का भी
उससे वो हमको देते थे। फिर मैं जब कॉलेज में गया था तो रैगिंग वहाँ रैगिंग पे एक उस ज़बरदस्त समय होती काफी थी। थी। तो एक वहाँ पे रैगिंग होती थी, तो उसमें मुर्गा कहते थे जूनियर्स को, फर्स्ट ईयर में जो आते थे। यस यस। और एक बार ज़बरदस्त पिटाई हुई, तब भागना चालू किए कि भाई जब भी छुट्टी होती थी तो हॉस्टल में टिकते नहीं थे, निकल लेते थे। तो मयूर पार्क भोपाल में बैठ करके एक बार हमने कुछ खाली टाइम में दिन भर, ऐसी ठंड का मौसम था, लिखना चालू किया। कुछ कुछ लिखते गए, और जब बहुत सारा लिख गया हमने सोचा इसको पब्लिश करते हैं। राइट। हमने एक अखबार निकाला, हाँ, उसका हाँ। नाम था सुबास, सुबोध बाल समाचार। अच्छा, और ओके। सुबास के नाम से यानी अच्छी बास, सुगंध, उसके नाम से निकाला। ये 3 साल तक के चलाया भी। उसमें बड़े अच्छे अच्छे लेखक हमको अपनी शुभकामनाएं भी देते थे, और कुछ कभी कभार लिख करके भेजते भी थे, जिसमें चाहे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हो, हरिकृष्ण देव सरे हो, कन्हैया लाल नंदन, बहुत ही अच्छा। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें मृणाल पांडे, अमृता हाँ। प्रीतम, इन सब की चिट्ठियाँ हमारे पास में काफ़ी दिनों तक के अच्छा, सुरक्षित भी रही, संग्रहित थी, बहुत वाह। सौ की आई। एमटेक करने के बाद मुकेश मेश्राम ने वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस पर रिसर्च किया। खास बात यह थी कि मुकेश ने अपना रिसर्च पत्र हिंदी में पेश किया। काफी जद्दोजहद के बाद रुड़की यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुकेश को अपना रिसर्च पत्र हिंदी में पेश करने की अनुमति दी। भारत में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के इतिहास में मुकेश ने पहली बार हिंदी में थीसिस दाखिल किया। तो फिर आप में जब वो आर्किटेक्चर कर रहे थे, एमटेक कर रहे थे, तो एक वाकया ऐसा भी है कि आपने इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पे हिंदी में थीसिस प्रस्तुत की थी, और एक नया कंसेप्ट था। इसके बारे में दर्शक जानना चाहेंगे। ये जो है, जब मैं मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहा था, हाँ, हाँ, हाँ। तब मैंने देखा कि हमारे देश में जो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें हम कमोबेश जो वेस्टर्न कंसेप्ट्स हैं, हाँ। उन्हीं को लागू कर रहे हैं, और ढेर सारा स्टील, ढेर सारा ग्लास लगाया जा रहा है, राइट। मटेरियल्स भी वही लगाया जा रहा है, पर मटेरियल लगाने के अलावा कंसेप्ट भी वही हम लगा रहे हैं। राइट। जबकि कोई भी जो आर्किटेक्चर होता है वो उस इलाके का या उसी रीजन के जलवायु के आधार पे होता है, वहाँ के क्लाइमेट की कंडीशन के आधार पर डिज़ाइन होता है। उसे हम ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर कहते हैं। वो उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक के हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स की डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ओके, इसके राइट। लिए फिर मैंने ये कंसेप्ट निकाला कि रिलेवेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल एंड वर्नाकुलर आर्किटेक्चर इन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। कैसे हम ऐसे एलिमेंट्स ले लें, जैसे झरोखा है राजस्थान में, या फिर हमारे यहाँ पे बेसमेंट्स पहले बनाए जाते थे जिसका एक अलग डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट होता था, या ऐसे दीवारें बनाई जाती थी जिसमें हम बीच में अगर वैक्यूम या किसी तरीके से कुछ टेराकोटा हाँ। के यूज़ करें तो कम से कम जो हीट का ट्रांसमिशन है वो कम होगा। और लॉरी बेकर एक आर्किटेक्ट जो हुए केरल में, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने वर्नाकुलर आर्किटेक्चर का यूज़ किया, वहाँ के ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे मकान बनाए। तो उसी के ऊपर मेरी थीसिस थे, लेकिन ये हुआ कि भाई इस थीसिस को मैं हिंदी में लिख करके प्रस्तुत करूँगा। तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि भाई हमारे बायलॉज के हिसाब से या जो हमारा विधि विधान है उसके अंतर्गत आपको एडमिशन इसी शर्त पे मिला है कि जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश ओनली। राइट। मैंने कहा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, ये लिखा हुआ है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन विल आल्सो भी इंग्लिश, ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है ना? ये आपने अच्छा लॉजिक, हमारा काम है, लॉजिक दिया। ठीक है। तो खैर उसके लिए 3 महीने की जद्दोजहद भी करनी पड़ी, और जवाहर भवन जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ के मेरे साथी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन लोगों ने भी साथ दिया, और बल्कि एक दिन तो जा कर के कुलपति आवास का घेराव भी करके बैठे रहे, सुबह से लेकर के दोपहर तक के। और इस बात के लिए हाँ, कि अनुमति दी जाए, अनुमति मिल जाए। यस। तो इसमें बहुत सारे साथी आगे आए। हाँ, उन सब ने मिलकर के कहा कि भाई राष्ट्रभाषा है और इसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि साहब कल को कोई भी लैंग्वेज में करने के लिए आएगा, मैं बंगाली में करना चाहता हूँ, तमिल में करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, तो हमने कहा देखिए, भारतीय भाषाओं में सिविल सर्विसेज भी अनुमन्य की गई है, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? राइट।
तो कहा कि साहब वाइवा के लिए लाएंगे कहाँ से? मैंने कहा हिंदी में तो बहुत लोग मिल जाएंगे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वहीं पर था, वहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट ने हामी भर दी कि भाई हम आने तैयार हैं, और वो आए भी। एमटेक करने के बाद मुकेश मेश्राम सर ने कुछ वक्त इसरो में भी नौकरी की। एनआईटी भोपाल में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनका मन बेचैन था। देश में व्याप्त असमानता, गरीबी से वो वाकिफ थे। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऐसे में सिविल सर्विसेज के माध्यम से समाज में परिवर्तन की संभावना उन्हें नजर आई। उस वक्त बिना कोचिंग के उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम क्रैक की। तो फिर आपने आर्किटेक्चर में अपना एक करियर स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में आपने थोड़ा टर्निंग ले लिया, आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और आपने फिर आईएएस बनने का सोचा। तो फिर ये टर्निंग पॉइंट किस तरह से आया, और आपने जब ये सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्या विचार आया कि आईएएस बन लेना चाहिए अभी? और उस वक्त क्या आपने कोई संसाधन भी आपके पास काफ़ी सीमित थे, तो क्या कोचिंग भी कुछ की थी आपने आईएएस बनने के लिए? नहीं, जब मैं रुड़की से निकला तो उसके बाद में मैंने 5 महीने तो दिल्ली में नौकरी की। अच्छा। हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन में। फिर वहाँ से मैं चला गया, इसरो ज्वाइन कर लिया, विक्रम अच्छा। साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, राइट, केरल में। वहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत बढ़िया काम भी था, लेकिन मैंने देखा कि क्यों नहीं हम पढ़ाने के लिए, थोड़ा मेरी रुचि थी, तो मैं आ गया भोपाल अपने वही पुराने कॉलेज में, एमएससीटी भोपाल में। वहाँ जब मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया तो देखता था कि बहुत सारे और जो दूसरे टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो तैयारी कर रहे थे। उसमें से सुधाकर दलेला है इस समय, वो फॉरेन सर्विस में, गोविंद गुप्ता है पुलिस सर्विस में, राजस्थान में है, या और भी बहुत सारे अधिकारी वहाँ से निकलते रहे। फिर मुझे बचपन भी याद आया, क्योंकि मेरे गाँव में मैंने देखा कि जब गर्मियों में हमारे यहाँ पे पानी का कुआं सूख जाता था, पानी नहीं होता था, और हमें बहुत दूर दूर से 4-4, 3-3 किलोमीटर दूर से जाकर के पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। और या अगर हम गांव के दूसरे लोगों के घरों से पानी लेने का प्रयास करें तो वहाँ से मनाही हो जाती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, वो हमारे कुएं से पानी कैसे ले सकते हैं? अच्छा, हमारा निजी। आपने वो डिस्क्रिमिनेशन तब आपने फेस किया था? डिस्क्रिमिनेशन होता था, बचपन में भी हमने देखा। बल्कि एक बार तो किसी शादी समारोह में गांव में ही हम गए थे, जमीन पे बैठ करके खा रहे थे। हाँ। और मैं और मेरा कजिन चचेरा भाई दोनों बैठे हुए थे, तो देखा कि एक आया जो वहाँ का थोड़ा प्रकास्ट का बंदा, लेकिन उसने कहा कि अरे तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, थोड़ा उधर जा करके बैठो। अच्छा। दूर जा करके बैठो। हाँ। बाकी के साथ क्यों बैठे हो? ये छोटे बचपन में ही इस तरीके की चीज़ें जैसे दिमाग में आती है। इसके बाद में बालाघाट में देखता था कि जो कलेक्टर का बंगला था, उसके सामने जब भी हमारी बस जाती थी तो इतना बड़ा बंगला, हाँ, वो आपके मन में शुरू से था, तरीके का वहाँ पे लाव लश्कर तामझाम। हाँ। फिर सत्यानंद मिश्रा कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने स्कूल में आकर के एक बार हम लोगों को पुरस्कृत किया था, लेक्चर दिया था, और बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग लेक्चर था। मेरे को लगा कि देखिए कितने विद्वान भी हैं, साथ ही साथ बच्चों को कैसे प्रेरित भी करते हैं। तो एक धीरे धीरे करके जो एक प्रेरणा बनी। अच्छा। और फिर समय समय पर जो समाज में विसंगतियां हैं, या जो पिछड़ापन है, या जो लोगों की असमानताएं हैं, सोच है लोगों की, इसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, या कैसे हम कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि थोड़ी बहुत तब्दीली अगर लाई जा सकती है तो कैसे लाई जा सकती है, क्यों नहीं प्रयास किया जाए? इसके लिए फिर कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा मंच अच्छा है? यही लगा कि भाई सिविल सर्विस का फील्ड जो है इसके लिए बहुत ही उपयोगी और उपयुक्त है। अच्छा। मुकेश मेश्राम सर की शख्सियत विविधताओं से परिपूर्ण है। एक अच्छे लेखक, विचारक, संवेदनशील व्यक्तित्व के साथ साथ उनमें एक कवि मन भी है। यूपीएससी के पर्सनल इंटरव्यू के समय उनकी रचना आज की वास्तविकता को दर्शाती है। तो फिर जब आप आईएएस बनने के लिए आपने सोचा, मन में आया आपके, और आपने इतने सारे विसंगतियां देखी, असमानताएं भी देखी, तो फिर जब आईएएस बनने का आपने सोचा, जब आपके मन में सिविल सर्विसेज से जाने के बाद आई कि आपको लगा कि कुछ तो भी सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, तो उस समय का प्रिपरेशन आपने किस तरह से किया? कुछ कोचिंग्स आपने शुरू किए लगाए थे, या फिर अपने आप से ही आपने उसको किया?
नहीं, ये भी बड़ा मज़ेदार सी चीज़ है क्योंकि आर्किटेक्चर के विषय तो थे नहीं। हाँ वही। फिर से मैथमेटिक्स, फिजिक्स या इस तरीके के जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता, क्योंकि 5 साल 6 साल के बाद में फिर हमारा बिल्कुल संपर्क different। अलग हो जाता है। हाँ। तो मैं जो अपने साथी वहाँ पे लेक्चरर थे, पढ़ाते थे, उनसे डिस्कस करता रहा, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम संस्कृति की बुक्स बहुत पढ़ते हो, कल्चर की, हाँ हाँ हाँ। हिस्ट्री की बुक्स में तुम्हारा बहुत ही इंटरेस्ट लगता रहता है, है, हाँ। हिंदी लिटरेचर की बहुत बुक्स हैं तुम्हारे पास में, हाँ हाँ तो इन्हीं में से कोई विषय ले लो ह्यूमैनिटीज़ का। राइट। तो फिर मैंने हिंदी साहित्य लिया हाँ और इतिहास लिया। हाँ मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाता भी था, हाँ। तो कुछ तो वहाँ से भी एक बेस मुझे मिल गया। तो कोचिंग कोई मैंने ली नहीं, ओके, कोचिंग नहीं ली थी अकेले आपने अपने घर पे ही बैठ करके। लेकिन पहली बार जब मैंने सिविल सर्विसेज दी, वो भी हिंदी माध्यम से, अच्छा, वो भी हिंदी से। तो थोड़ा पहली बार तो एनसीईआरटी की पुस्तकें और जो और उपलब्ध पुस्तकें थी भोपाल में, उन्हीं से पढ़ाई करके मैंने दिया। तो ऐसे सवाल थे कि भाई घसीटी बेगम कौन थी, किसकी शत्रु थी, अच्छा। हु वाज घसीटी बेगम। तो अब मैंने कहा यार बहुत सारे शाहजहां, अकबर, बाबर, ये तमाम सब पढ़े हैं, घसीटी घसीटा तो पढ़े ही नहीं कहा है, नहीं है। ये तो बड़ा अलग किस्म का सवाल है। तो वापस मैं आया, उस बार हुआ भी नहीं प्रीलिम। तो मैंने पूछा अपने साथियों से, मैंने कहा यार ये बड़ा टफ है भाई हिस्ट्री। कहता है भाई ऐसा है, इसके लिए पूरा साल कम से कम अच्छे से अच्छा, पढ़ोगे, पूरा साल पढ़ोगे। और केवल यही नहीं, और भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, हाँ, केवल एनसीईआरटी कोई आधार नहीं बनती, क्योंकि तुम्हारा कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट तो रहा नहीं है। फिर मैं दिल्ली आकर के कई नोट्स और कई बुक्स यहाँ से ले गया, लोगों से पूछताछ करके, और ये रेफरेंस बुक्स हमारे काम आई। और फिर जो जी जान लगा करके उस साल प्रयास किए, तो फिर प्रीलिम भी हो गया। इसके बाद में 3-4 महीने का वक्त था मेंस का, मेंस भी हो गया, और फिर इंटरव्यू में पहुँचे। टाई बांधनी आती नहीं थी, तो आईआईटी दिल्ली में जहाँ हम रुके थे, वहाँ हमारे जान पहचान वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने बांधी। सुबह सुबह हम पहुँच गए अपने इंटरव्यू देने के लिए यूपीएससी भवन, और फिर वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ में हमने इंटरव्यू दिया। ओतिमा बोर्डिया जी उस टाइम पर उस बोर्ड की चेयरपर्सन थी। जो सवाल उन्होंने पूछे उनका अच्छी तरीके से जवाब दिए, अच्छे मार्क्स दिए। नहीं तो सामान्य तौर पे लोगों का एक ये होता है कि फलाना बोर्ड अच्छा नहीं होता, या हाँ, ये फलाना समझ बोर्ड होती है। हाँ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि भाई आप आर्किटेक्ट हैं, लो कॉस्ट आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। हाँ, तो हाँ। उसमें मुझे जानकारी थी। उन्होंने पूछा कि जो इस समय इंडिया में आर्किटेक्चर के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, हाँ। वो कितने अच्छे हैं। मैंने Relevant कहा है। कि नहीं, इनमें हमें अपना इंडियन आर्किटेक्चर को ज़रूर, अच्छा मेरी थीसिस भी थी, हाँ, तो बहुत सारा आइडिया था। उन्होंने हॉबी के बारे में पूछा, तो हिंदी पोएट्री मैं कभी कभी कविताएं लिखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ मेटाफर। हम्म। मैंने कहा कि मेटाफर की जानकारी मैं अपनी कविता में ही दे देता हूँ। तो मैंने उनको एक कविता सुनाई कि कारखाने के भूपू का रुदन, सड़कों से बटोर कर जनसमूह मशीनों में डाल देता है जीवन। स्याह शाम के आगोश में पश्चिम की उधार जिंदगी धुएं में चीखती है हरदम। तो इस तरीके से उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, इसमें काफ़ी मेटाफर है। ये काफी अच्छा स्किल आपने डेवलप कर लिया था। वर्ष 1995 में मुकेश मेश्राम सर का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया। उन्हें जम्मू कश्मीर कैडर मिला। उनका जम्मू कश्मीर का अनुभव काफी रोचक रहा। उन्हें जम्मू कश्मीर चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। तो फिर जब आप आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए और पहला जो आपका ट्रेनिंग हुआ वो जम्मू कश्मीर का जो सेंसिटिव पार्ट है, बारामुल्ला आई थिंक, राजौरी और वहाँ पे हुआ, तो उस वक्त का वो कैसे, किस तरह का चैलेंजिंग वो एटमॉस्फेयर था? और फिर जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ पे शायद कुछ प्राकृतिक आपदा भी आई थी, भीषण बाढ़ भी आई थी, तो उसको आपने कैसे निपटा? वो अनुभव कैसे रहा आपके जीवन का? नहीं, जो बारामूला में ट्रेनिंग हुई, क्योंकि शुरुआत में जम्मू कश्मीर कैडर अलॉट हुआ था, तो अच्छा, ओके। ट्रेनिंग के लिए बारामूला में मुझे भेजा गया। और बारामूला में जब रात में मैं पहली रात सोने गया, तो जैसे दिवाली के आसपास नहीं, रात भर पटाखे फड़फड़ फड़फड़ ठाए ठाए आवाज़ आती है, इसी तरीके से मैं सोने
की कोशिश कर रहा था और तेज़ी से धाएँ धाएँ ठाएँ ठाएँ आवाज़ आ रही थी। तो मैं बाहर निकल कर के आया, जो बीएसएफ वाले मेरे राइट। सिक्योरिटी में बाहर लगे हुए थे, उनसे पूछा भाई ये क्या चल रहा है। कहता है कि साहब आप आराम से सो जाइए, ये रोज़ का है। यहाँ उड़ी बॉर्डर पास में है और उड़ी बॉर्डर पे अक्सर जो है इस तरीके से क्रॉस फायरिंग होती रहती है और ये रोज़मर्रा है, आप ऐसी अब अपने को एडजस्ट कर लीजिए। तो थोड़े थोड़े दिन बाद में फिर अपने आराम से फिर रहना चालू कर दिया। चैलेंजिंग था उस टाइम पर, वो काफ़ी सेंसिटिव भी था और मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। फिर अचानक सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एमएस गिल साहब, वो वहाँ पर आए, मेरे ही गेस्ट हाउस में रुके और उन्होंने कहा कि यंग मैन यू हैव टू डील ऑल दीज थिंग्स। ओके। और फिर उसके अलावा 2 जगह, गुलमर्ग और पट्टन, हाँ 2 जगह का मुझे रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया है ना, ट्रेनिंग के टाइम पर ही। बल्कि जब मैं चलता था तो बुलेट प्रूफ व्हीकल मुझे मिला हुआ था और उसके सामने बीएसएफ का एलएमजी वाली एक एलएमजी माउंटेड व्हीकल चलता था। बहुत इंटीरियर में जाने की मनाही थी, लेकिन फिर भी मैं बांदीपुर या जो आसपास के इलाके थे उधर चला जाता था और बड़े अच्छी तरीके से हमने इलेक्शन कराया। बाहर से जो लोग आए थे उनको ट्रेनिंग आपका पहला अनुभव था इलेक्शन कराने का बाहर से, यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 40 दिन की स्ट्राइक कॉल कर दी थी। तो लोग सब के सब छुट्टियों पे भाग गए थे। तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ यंग लोगों को रिक्रूट किया और ज़्यादातर सुबह से लेकर रात तक के हम लगे रहते थे। और एक पवन कोतवाल थे एसडीएम, वो मिल करके, अरुण कुमार मेहता वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, डीसी जिनको कलेक्टर कहते हैं, सब ने मिल करके बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटाया। कहीं कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुआ, कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ और काउंटिंग सब बहुत अच्छी रही। क्या तो बात है। ये वहाँ से फिर मैं राजौरी आ गया। हाँ। राजौर में भी एक अलग तरीके का अनुभव वहाँ पे सीखने के लिए मिला। बकरवाल, गुज्जर, ये लोग जो रहते हैं पहाड़ों पे, मैं पैदल चल के कभी बार उनके घरों तक पहुँच जाता था। अच्छा। उनसे पूछताछ करते रहता था, एक सर्वे करता रहता था रूरल एरिया में कैसे जीते हैं, ये क्या करते हैं। ये मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा ही था। बाद में शादी हो गई तो कैडर फिर उत्तर प्रदेश अलॉट हो गया। यहाँ 98 में मैं यहाँ आ गया। 98 में पोस्टिंग हुई पहले तो उधम सिंह नगर, वहाँ पे काशीपुर में, उसके बाद फिर गोरखपुर में 1998 में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी राप्ती नदी में, बिल्कुल आसपास डूब गया था शहर काफ़ी सारा। तो मुझसे नियुक्ति विभाग वालों ने पूछा कि भाई वहाँ पे बाढ़ आई हुई है तो आप वहीं रहना चाहोगे काशीपुर या यहाँ? अच्छा। लोगों ने समझाया कि यार काशीपुर बहुत प्रॉस्परस है, बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे रहो। मैंने कहा कि नहीं, आपको चैलेंज चैलेंजेस के लिए अच्छा लगता है। 1998 में वहाँ से आया, रास्ते कटे हुए थे, सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग कटा हुआ था। बाप रे, इतना। तो मेरा जो व्हीकल है कभी इधर किसी गांव में घुसता था, कभी वहाँ से रास्ता पूछते हुए, क्योंकि ड्राइवर वहीं का था, किसी तरीके से गोरखपुर पहुँचे। लेकिन फिर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जो राहत कार्य है उसमें आर्मी की मदद, एयरफोर्स की मदद, बहुत सारी नावें लगाई गई थी, बहुत सारे गांव में जा कर के उनको जो दैवीय आपदा में दी जाती है राहत सामग्री, उसका वितरण करना था। उस सबको अच्छी तरीके से निभाया। मुकेश मेश्राम सर को यूपी में पहली पोस्टिंग गोरखपुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर मिली। वर्ष 1998 में यहाँ बहुत भीषण बाढ़ आई थी। ऐसे समय में लोगों के लिए उन्होंने तमाम राहत कार्य किए। देवरिया में उन्होंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाया। फिर उसके बाद में जब आप देवरिया में आए थे मुख्य विकास अधिकारी के तौर पे, तब आपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक आंदोलन का स्वरूप दिया था। ये कैसे संभव हुआ और ये कैसे आपको लगा कि महिला हेल्प ग्रुप को आप सशक्त करना चाहिए, महिलाओं के ग्रुप को? इसमें ऐसा था कि उसी टाइम पर ये एक SGSY स्कीम प्रारंभ हुई थी। अच्छा। और इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन करके उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से जोड़ने का एक कार्यक्रम सरकार ने प्रारंभ किया था। तो इसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल पर कार्यशाला आयोजित की गई थी और वो जो कार्यशाला थी वेंकैया नायडू जी ने उसको ऑर्गेनाइज कराया था और ये कार्यशाला ऑर्गेनाइज की गई थी हैदराबाद में। राइट।
सीडीओ के तौर पे उत्तर प्रदेश से केवल मुझे ही वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे 5 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण आए थे और सभी राज्यों के ग्राम विकास पंचायती राज मंत्री आए थे। उसमें एक पूरा 2-3 दिन का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। नाबार्ड, आरबीआई, कई बैंकों के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कैसे हम महिलाओं और साथ ही साथ गरीबों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करें, इसकी योजना बनाने का था। तो मैं वहाँ से आसपास के ज़िलों में गया, जैसे मेडक ज़िला वहाँ जहाँ काम हो रहा है आसपास, और देखा कि वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपस में लेन देन करते हैं, बचत करते हैं, फिर बैंक उनको सपोर्ट करता है, फिर आगे जाते हैं। तो ये मैं आकर के देवरिया में किया। यहाँ से बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भेजा भी और इतना एम्पावर कर दिया इन लोगों को कि भाई जो मछली के पट्टे होते हैं गाँव के तालाबों के, वो भी आप नीलामी में पार्टिसिपेट करके लीजिए। बहुत सारे जगहों पे जो अबंडन टाइप की बिल्डिंग्स पड़ी हुई थी, टूट फूट हो गया था, उसको मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसमें एक कंपोनेंट था उससे रिपेयर करा करके इनको दे दिया कि इसको बतौर ट्रेनिंग सेंटर आप इस्तेमाल करो। फिर ये सारी की सारी महिलाओं को कहा कि कोई बैंक अगर खाता नहीं खोलता है तो आप बिल्कुल सत्याग्रह की तरह बाहर बैठ के आप उसको मजबूर करिए बैंक में। अच्छा, वो आंदोलन भी चलाया। हाँ, कि आप और वो खोलेगा आपके बैंक खाते। इस तरीके से गांव-गांव में फिर इनको मैंने दूसरे काम भी दिए कि भाई जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बना पा रहे हैं लोग इंदिरा आवास के, वो टॉयलेट बनाने के काम में आप लोग जुटिए, ग्रुप मिलकर के कर सकता है। गाँव में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको ये अमूमन अपनी तरीके से नहीं कर पाते थे या ग्राम सभा को मदद चाहिए रहती थी, तो वो भी हमने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन्वॉल्व होना चाहिए। धीरे धीरे करके जैसे तमाम सरकारी दफ्तरों में बैठकों के बाद में जो खान पान सप्लाई होता है, मैंने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप से कराओ। ये छाछ, चूड़ा और जो लोकल सामग्री है, सत्तू वाला, उनको भी आपने पदार्थ प्लेटफॉर्म दे दिया। तो जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और मैं डीएम बन के आजमगढ़ गया, तो ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इकट्ठा होकर कहे कि साहब हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमको जिस तरीके से खड़ा किया या कॉन्फिडेंस दिया है। क्योंकि मैं गांव-गांव जाता था, इनके साथ में बैठता था और दरी पे ही बैठ जाता था और कहता था कि देखिए अगर मैं कुर्सी पे बैठूंगा, आप दरी पे बैठोगे तो मेरी बातें आपके सिर से ऊपर निकल जाएगी। सही बात है ना, जब बराबर के साथ बैठेंगे तो आपके कान में जाएगी। तो इन्होंने फिर कपरवार घाट है, वहाँ पर बुला करके, बारिश हो रही थी भारी, लेकिन सब समूह की महिलाओं ने 1-1 रुपया का कॉइन जमा किया था। अच्छा। और वहाँ पे मुझे तौलने के लिए उनकी योजना क्या थी। बात है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं जब आया उन्होंने कहा कि साहब आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। आपने, मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है तो मैं देवरिया मुख्यालय नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने कहा कि आप केवल जो बॉर्डर है वहाँ पे आ जाइए। तो मैं केवल बॉर्डर तक के गया, कपरवार घाट, वो नदी का थी वहाँ पे। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा कि लगभग 5000 का समूह। हाँ। अच्छा, इतने लोगों को आपने एम्पावर किया था उस वक्त? इतनी महिलाएं सब इकट्ठा थी पूरे जनपद भर से। वो सब अपना 1-1 रुपए का कॉइन लेकर के आई थी और छोटे छोटे थैलियों में उन्होंने एक तरफ रखा तराजू में, दूसरी तरफ कहा कि आप बैठिए। तो काफ़ी अमाउंट जो इकट्ठा हुआ, मैंने कहा कि ये विधवा महिलाएं जो है उनकी बेटियों की शादी के लिए आप लोग वापस ले जाइए, आप इसको भी अपना एक बचत का पार्ट मान लीजिए। देवरिया के बाद मुकेश मेश्राम सर आजमगढ़ के जिलाधिकारी बने। यहाँ पहली बार महिलाओं के लिए सास बहू सम्मेलन की शुरुआत कराई। ये नया इनोवेटिव कंसेप्ट था जिसकी काफी चर्चा हुई। ये एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग लाइफ का आपका पार्ट रहा है सर। आपने काफ़ी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, जैसा कि हमने देखा है शुरू से। एक और चैलेंज जो फैमिलियर चैलेंज होता है, आप आजमगढ़ में रहते हुए आपने सास बहू सम्मेलनों की शुरुआत की थी। जनरली ऐसा कहा जाता है कि सास बहू के रिश्तों में काफ़ी मिठास कम होती है और कड़वाहट ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह का एक डिफरेंट चैलेंजिंग पार्ट आपने, जो लाइफ हर व्यक्ति के लाइफ में आता है, इसको कैसे आपने हैंडल किया, कैसे इशू किया इसको? जब मैं आजमगढ़ में आया तो 2 तरीके के काम मैंने चालू किए। एक तो जल संरक्षण पे काम। अच्छा। उसके लिए जो पुराने तालाब हैं, अतिक्रमण हो रहे थे, उन सब की चौहद्दी फिक्स करा के, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का एक सत्यापन करा करके उनको जिंदा करने का काम। उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की सहयोग, लोगों का मतलब जन सहभागिता। वहाँ पर पूर्वांचल में महिलाओं को गाँव में
अगर किसी घर में मैं पूछता था कि आपके कितने बच्चे हैं, हम्म। तो वो कहते थे कि 2 हैं। अच्छा। मैं कहता था कि 2 हैं तो क्या करते हैं? फिर मैं पूछता था कि 2 बेटे हैं या बेटियां हैं? हम्म। कहे कि साहब बेटे हैं। फिर अगर मैं पूछूं कि बेटियां भी हैं क्या, तो कहे हाँ साहब वो 4 हैं। हम्म। तो मैं कहता था कि फिर आपने 6 क्यों नहीं बताए? तो कहता था कि साहब हम बेटियों को नहीं गिनते हैं, बाप रे। क्योंकि वो तो शादी करके चली जाती है, हम केवल बेटों बेटों को ही को ही। गिनते हैं। तो बताते वही थे कि 2 बच्चे हैं कह के। तो इस तरीके की कई सारी विडंबनाएं भी थी। हाँ। तो फाइनली फिर ये लगा कि इस समाज में जो महिलाएं हैं उनका जो उनको स्थान है कैसे एम्पावरमेंट होना चाहिए, होना या चाहिए। उनको उनकी और भी दिक्कतें थी। एक तो उस समय पोलियो हाँ। का एक बहुत बड़ा इशू था उस बड़ा वक्त। इशू था, और पूरे इंडिया में जितने केसेस थे, हम्म। है ना, मैक्सिमम केसेस वो आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ में थे। अच्छा। तो महिलाओं को, क्योंकि भाई बच्चे उससे तो विकलांग हो जाते थे या हाँ। उनको दिक्कतें हो जाती थी, तो उसमें कैसे महिलाओं को हम शरीक करें। एक और इशू था कि वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल। हमारे मानना था कि अगर आपके कम बच्चे रहेंगे तो परवरिश अच्छी तरीके से कर लेंगे आप, बेहतर तरीके से उनका पढ़ाई लिखाई का आप संसाधन जुटाएंगे, हाँ। तो बहुत ज़्यादा संख्या की आपकी आवश्यकता क्या। राइट। इसके अलावा था शौचालय। ये तो बाद में अभी आए हैं इश्यूज, लेकिन उस समय की कैसे ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए। हाँ। लोगों को स्वयं इसके बारे में सोचना चाहिए। राइट। ये सब मुद्दों को ले करके हमने सोचा कि महिलाओं को एकजुट किया जाए। तो महिलाओं को कैसे एकजुट करेंगे? हमने कहा देखो भैया, सास बहू हैं, आप आपस में कैसे एका करके आपस में अगर आप लोग खुद चर्चा कर लें तो घर में डिसीजन मेकिंग कि मेरे को कितने बच्चे करने हैं, या ये डिसीजन मेकिंग कि हमारे पास में भी कुछ पूंजी होना चाहिए और उसका हम खर्च अच्छी तरीके से कर सकें, तो ये आप दोनों मिलकर तय कर सकती हैं। तो इनको हमने इकट्ठा करना चालू किया। इनके अवेयरनेस थ्रू एंटरटेनमेंट, इनके अच्छा। कंपटीशंस कराते थे, जैसे दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता, तो सास सजाएगी अपनी बहू अच्छा, को, क्या बात है। या फिर दोनों का वो जो त्रिटंगी दौड़, 3 लेगेड रेस जिसको कहते हैं, सास और बहू को पैर को बांध करके हम कहते थे दौड़ो, देखते हैं कि तुम्हारे में कितना सामंजस्य है। इसी तरीके से जैसे सास या बहू आंख में पट्टी बांध दिया और फिर वो सास या बहू कोई गाइड करेगी, कहीं मटका लटका हुआ है और उसको तोड़ना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके इतनी सारी एक्टिविटीज़ करा करके हम उनको फिल्में दिखाते थे, लेक्चर देते थे, लिटरेचर देते थे, उनको जोड़ते थे। तो ऐसे सास बहू सम्मेलन ऑर्गेनाइज करना चालू किया। एक दिन का सुबह से शाम तक के ये कार्यक्रम होता था, और इसमें कई तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी। और साथों साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देते थे, वहाँ फॉर्म भी भरवाते थे बहुत सारी योजनाओं की। किसी को पेंशन चाहिए, किसी को जैसे कोई मदद चाहिए, आर्थिक मदद, या किसी को और अन्य ज़रूरतें हैं वो चाहिए, तो सारे के सारे वैक्सीनेशन वहाँ पे हम कराते थे। वैक्सीनेशन कराने के अलावा वहाँ पर हम जो लिटरेसी की चीज़ें भी वहाँ बता देते। तो इससे मदद ये मिली कि बहुत तेज़ी से ये पॉपुलर होता गया। और एक इसी को जब हमने आगरा में रिपीट किया, तो एक सम्मेलन में 10,000 सास बहुएं इकट्ठा हुई थी। तो बहुत बड़ा सम्मेलन था, आगरा में हुआ था। हाँ। अच्छा। तो ऐसे तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट था आपने अपने लाइफ में, इसको काफ़ी मीन्स उनके लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश, क्योंकि सास बहू का सम्मेलन करना अपने आप में एक इनोवेटिव आइडिया था, एक इनोवेटिव कंसेप्ट भी थी। और आपने उसको जिस तरह से कहा कि 10,000 महिला इकट्ठा, सास बहू इकट्ठा होना, अपने आप में मुझे लगता है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार शायद इस तरह से कुछ हुआ होगा। इसको बाद में फिर राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया। अच्छा, और आपके कंसेप्ट फिर को। ये और फिर भारत सरकार में भी इस कंसेप्ट को अडॉप्ट हुआ। बल्कि जब मैं देवरिया में जल संरक्षण पे काम कर रहा था, तो ग्राम विकास मंत्रालय के एडवाइज़र वहाँ पे स्टडी करने आए थे। उन्होंने फिर बाद में जा कर के कहा कि ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, और फिर वाटर रिचार्जिंग, वाटर कंजर्वेशन या ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, इसके ऊपर फिर योजनाएं भी बनाई। बांदा के जिलाधिकारी के तौर पर तैनाती के दौरान मुकेश मेश्राम जी ने भेष बदलकर जनता के बीच जाना शुरू किया और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। मऊ में दंगा होने पर मुकेश मेश्राम जिलाधिकारी बनाकर भेजे गए। सर, आप कई सारे डिपार्टमेंट्स में रहे, कई अच्छे और इनोवेटिव कार्य किए, लेकिन जिस तरह से एक आप जब बांदा में कलेक्टर थे, तो
आप अक्सर भेष बदल कर निकलते थे और कोशिश ये करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक-ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है और वास्तविक स्थिति क्या है प्रशासन की, ये भी आप जानते थे। तो इसका काफ़ी सकारात्मक असर भी, जैसा कि हमने देखा है कि काफ़ी सकारात्मक असर हुआ बांदा में, आपका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी चुस्त दुरुस्त भी हुआ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने इस तरह का ये भी एक नया कंसेप्ट वहाँ पे शुरू करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्किलफुल करना है या उसको ज़िम्मेदार बनाना है? ऐसा है जैसे पुरानी कहानियों में या पुराने इतिहास में हम पढ़ा करते थे ना कि जो प्रशासक होते हैं वो समय समय पर जनता की समस्याओं को जानने के लिए या क्या वास्तव में कामकाज चल रहा है इसको जानने के लिए या तो अलग अलग भेषों में जासूस भेजते थे, हाँ, या खुद भी निकल जाते थे पड़ताल करने के लिए। राइट। तो मैंने सोचा कि ये बांदा बुंदेलखंड का बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है, पिछड़ा हुआ जिला है और यहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं। वहाँ पे एक ही फसल अच्छी तरीके से हो पाती थी। उसके बाद वहाँ अन्ना प्रथा थी जिसमें पशुओं को बेसहारा छोड़ देते थे लोग। और सबसे बड़ी वहाँ पे एक मैं दिक्कत देखता था कि जो डकैती वाला इलाका था ही नरैनी, हाँ हाँ हाँ, साथ ही साथ बंदूक लेने की बड़ी होड़ रहती थी। एक बार अच्छा। तो ऐसा वाकया आया कि बंदूक खरीदने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ही गिरवी रख दिया था। ऐसे ऐसे वाकये भी आते थे। और जिस समय मैं तिंदवारी होते हुए ज्वाइन करने जा रहा था तो सड़क के किनारे किनारे मैंने देखा कि आदमी जो बैठे हुए हैं शौच के लिए, एक तरफ लोटा रखा हुआ है और दूसरी तरफ हाथ में बंदूक रखे हुए है और सड़क के किनारे पटरी पे बैठा हुआ है। मैंने कहा यार इधर खेत बहुत सारे खाली हैं, फिर यहाँ क्यों बैठा है? तो ड्राइवर ने बताया कि साहब अगर वो खेत की तरफ अंदर कहीं चला जाएगा तो इसको लोग उठा ले जाएंगे, अच्छा। अपहरण हो जाएगा। और वो पकड़, उसको पकड़ कहते हैं, वो अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र होगी। ये अगले को बेचेगा, फिर वो अगले को बेचेगा, इसको बोरे में बंद करके रखा जाएगा, फिर कहीं से वसूली होगी। तो ये बड़ा अजीबोगरीब टाइप से रैकेट चलता था। राशन की दुकानों में कटौतियाँ होना या बहुत ज़्यादा दाम पे राशन देना, ऐसी तरह तरह की समस्याएं थी। लोग रहते नहीं थे, भाग जाते थे अधिकारी वहाँ पर। मैंने फिर ऐसे अलग अलग तरीके से, किसी दिन मैं टी शर्ट हाफ पैंट पहन के, किसी दिन धोती कुर्ता पहन के, कभी किसी दिन पैजामा और कुर्ता पहन करके किसी ऑफिस में चला जाता था। स्टेडियम चला गया, पता चला कि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, वो कई महीनों से लापता है, आगरा रहता है, यहाँ आता ही नहीं है। फिर मैंने बात की प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स से, उन्होंने कहा लिख करके भेजिए। और वहाँ की बड़ी दुर्दशा थी, जो वहाँ पे हॉस्टल था, कच्चा पक्का खाना, स्विमिंग पूल था अबेंडन पड़ा हुआ, कचरा पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, दुर्दशाएं। तो वो फिर ठीक होनी चालू हुई, वो सस्पेंड हुआ स्पोर्ट्स ऑफिसर। फिर मैं हॉस्पिटल गया, लाइन में लग कर के बीमार बन के मैंने दवा लेनी चालू की। तो वहाँ पे उसने कहा कि देखिए भाई, यहाँ दो तरीके की दवाई मिलेगी, एक तो सरकारी दवाई मिलेगी जो यहीं से मिल जाएगी, दूसरा असरकारी दवाई मिलेगी जो असर करेगी। अच्छा, तो असरकारी दवाई चाहिए आपको तो उसकी पर्ची मैं अलग लिख देता हूँ। मैंने कहा अरे लिख दीजिए बिल्कुल। वो पर्ची उसने बाहर से खरीदने के लिए लिखी। मैं वापस आकर के फिर CMS को और CMO को, दोनों को बुलाया। मैंने कहा भाई आपके यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है? कहता नहीं साहब सब बढ़िया है, बहुत दुरुस्त है। मैंने कहा ये रहे पर्चे। क्या बात है। तो इस तरीके से मैंने फिर अस्पताल की गंदगी बहुत सारी वो दुरुस्त होना चालू हुई। फिर मैंने माइनिंग के वहाँ पे बहुत बड़ा माफिया काम करता था, उनको क्रैक करना चालू किया, क्योंकि पट्टा कहीं होता था और खुदाई कहीं और करते थे। तो बहुत तरीके के उसमें झंझट थी। वो बात अलग है कि 3 महीने में ही फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से। लेकिन कोई बात 3 महीने के अंदर ही आपने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करके, काफ़ी पड़ताल करके बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करने का काम किया बांदा में। 2005 बांदा में एक और मैंने हाँ, योजना चलाई थी, गर्म वस्त्र बैंक। अच्छा, हाँ, इसमें कंसेप्ट ये था कि जैसे लोगों से मैं कहता था कि अगर आप कुछ नेक काम करते हैं तो आपको, आपकी अगर एलिजिबिलिटी होगी और आपको ज़रूरत होगी तो उसके बेसिस पे हम असलाह का लाइसेंस दे देंगे। जैसे अगर आप पुराने 5 कुओं को दुरुस्त करा देते हो, या फिर कम से कम 100 पेड़ लगवा देते हो, राइट, या फिर मतलब इसमें ऐसा था कि वो काम जो कोई भी कर सकता है, या फिर कम से कम आप ऐसा सोसाइटी का कोई बढ़िया उदाहरण आप पेश करते हो। जैसे
आपने नाम कमाया हो डिस्ट्रिक्ट का ही कहीं स्पोर्ट्स फैसिलिटी में, किसी इन न लोगों को किसी प्रायोरिटी क्षेत्र में। देना चालू किया। राइट, हाँ। फिर एक और मैंने ये किया कि आप गर्म वस्त्र दीजिए, ठंड बहुत थी हाँ, राइट। तो कंबल करीब 17,000 कंबल, 17,000 17,000 कंबल हमने इकट्ठा कर लिए थे ओहो, गर्म वस्त्र क्या बैंक में। बात मैंने है। कहा कि जिसको गरीब जरूरत लोगों की है। मदद करिए, कलेक्ट्रेट में ये जगह है, वहाँ आप जमा करिए गर्म वस्त्र बैंक। और एक हम एफडी देते थे, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट टाइप बनवा दिया था, उसको हम कहते थे पुण्य का एफडी। अच्छा, वाह। तो उसमें हम लिखते थे कि श्री फलाने द्वारा 100 कंबल यहाँ पर जमा किए गए हैं, हाँ। और इनको यह पुण्य का फिक्स डिपॉजिट जब जरूरत होगी तब काम तब मिल जाएगा, एनकैश होगा, कैश होगा। साइन करके बहुत एडीएम ही साहब अच्छा, हाँ, देते हाँ। थे इसको। सर, जैसा कई तरह के चैलेंजेस को आपने फेस किया है आपके प्रशासकीय लाइफ में, एक ऐसा ही चैलेंजेस 2005 में भी आपके सामने आया था जब मऊ में दंगा हुआ था और वहाँ पे दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। तो उस समय दंगा कंट्रोल करने के लिए आपको भेजा गया था, तो वो कैसा अनुभव रहा? आपने किस तरह से उस माहौल को शांत किया? 2005 में मैं गांव से लौट रहा था, वही बालाघाट से। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर जैसे ही पहुंचा लखनऊ तो मेरे पास में फ़ोन आया कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। हाँ, हाँ। और जब मैं पहुंचा तो उन्होंने एक ऑर्डर थमाया कि अभी आपको रातों रात मऊ जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो दंगा हो गया है उससे 3 दिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और ये आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि उसमें लगभग 1 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं, और उसके अलावा 1000 से ज़्यादा घर, मकान, दुकानें सब जलाई जा चुकी हैं, और बहुत ही अनियंत्रित स्थिति है। हाँ। तो फिर रात में ही मैं, सुजीत पांडे जो हमारे एसएसपी के तौर पर, कमिश्नर के तौर पर देवेश चतुर्वेदी जी, और आरपी सिंह डीआईजी के तौर पर वहाँ पे रात में भेजे गए। रात में हमने पहुँच कर के देखा कि पूरा कर्फ्यू का अच्छी तरीके से पालन भी नहीं हो रहा है, और कई अफवाहें उड़ रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है अफवाहों का, सबसे बड़ा चैलेंज है, यस। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। तो हमने फिर धीरे धीरे करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया, जनता के बीच में गए, और जो भी कर्फ्यू है उसको सख्ती से लागू कराने के लिए खुद पैदल मार्च सामने चलते हुए चालू किया। पीछे पीछे हमने कहा फोर्स को, जो रैपिड एक्शन फोर्स था उसको लिया, और पैरामिलिट्री फोर्स, और इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, होमगार्ड है, सबको लेकर के पूरे कस्बे में सबसे पहले तो कर्फ्यू को 100% लागू कराया। जो लोग घूमते फिरते पाए गए, नेतागिरी करते हुए दिख रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही आपस में बेवजह घूम रहे थे, ऐसे पहली खेप में ही 110 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। फिर धीरे धीरे करके लोगों में जब मैसेज गया तो सही ये हुआ। फिर लोगों के बुलाए कि जो अच्छे लोग हो सकते हैं शहर के, उनको इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की, उनके सुझावों पर अमल भी किया। और ये हुआ कि साहब लोगों को राशन की दिक्कत होगी, लोगों को सब्जियों की दिक्कत है, बच्चों को दूध की दिक्कत है, तो उसकी सप्लाई आपूर्ति को हमने सुनिश्चित करने के लिए भी एक अभियान चलाया। तो करते करते फिर स्थितियां सामान्य हुई, और जो लोग इससे प्रभावित हुए थे, जिनको नुकसान हुआ था, उनको कंपनसेट करने का जब काम आया, तो बहुत पुराना कोई एक जियो था शासनादेश, जिसमें उनको कुछ 37,500 रुपया, किसी को 12,000 15,000 रुपया मिल सकता था। मैंने कहा कि ये बहुत पुराना है और इसको हमें लागू करने के बजाय रिवाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री जी के और प्रमुख सचिव वित्त, उन्होंने पूछा कि भाई आपका सुझाव क्या है। फिर मैंने बैठ करके एक सुझाव तैयार किया, ताकि हर प्रकार के नुकसान पे लोगों को कंपनसेट करना चाहिए। गरीब आदमी है, अगर उसकी रेहड़ी थी और वो जला दी गई है, जो अपना फल सब्जी बेचता था, तो रेहड़ी का भी मैंने कहा पैसे मिलना चाहिए। अगर उसकी साइकिल थी, वो अगर रोजी रोजगार के लिए जाता था या साइकिल पे लेके कुछ जाता था, साइकिल अगर नष्ट हुई है तो उसका भी पैसा हम दें। उसका अगर कपड़े जला दिए गए हैं तो कपड़े का अलग मिलना चाहिए। उसके बर्तन अगर तोड़ फोड़ हो गया तो बर्तनों का हम देंगे, फर्नीचर का देंगे, हम मकान का देंगे, हम दुकान का देंगे। इस तरीके से एक बहुत लंबी लिस्ट बना करके जब मैंने प्रपोजल भेजा, तो पहली बार इतने अच्छे तरीके से लोग संतुष्ट हुए और सब ने
काफ़ी प्रशासन की तारीफ भी की और कहा कि साहब ये पहले वाले जियो के हिसाब से तो बामुश्किल किसी को 5,000 किसी को 50,000 मिल पाता, इसमें तो आपने इतना कर दिया कि लोगों के मरहम पे सही तरीके से मतलब घावों पे सही तरीके से मरहम लगाने का काम किया। तो ये भी किया। फिर एक सद्भावना मेला हमने वहाँ ऑर्गेनाइज किया जिसमें सभी पक्षों के, सभी धर्मों, मजहबों, सभी लोगों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, आपसी मेल मिलाप हुआ और ये एक एकता भाईचारा का परिचय देने के लिए कार्यक्रम बड़ा अच्छा साबित हुआ। उसमें पुस्तक मेला था, कल्चरल कार्यक्रम भी थे उसमें पानी के ऊपर चर्चा के लिए हमने जैसे जल पुरुष राजेंद्र सिंह से लेकर के और कई लोगों को बुलवाया, आए, हरियाणा से टीम आई, नाटक आए, सब अच्छा कार्यक्रम। मेरठ में विक्टोरिया पार्क के पंडाल में आग लगने से 72 लोगों की जलकर मौत हो गई और 250 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मुकेश मेश्राम को तुरंत मेरठ भेजा गया। यहां उन्होंने जिलाधिकारी के तौर पर जनता से मदद की अपील की। चंदे से 1 करोड़ रुपए जमा हुए और घायलों के इलाज का खर्च अच्छे अस्पतालों में करवाया गया। आपने एक अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया। फिर आपने एक जो टेंशन था उसको पूरा तरह से मिटा के एक अच्छा सद्भावना एक आपने लोगों के बीच में वो क्रिएट कर दी थी। तो ऐसे ही जब एक घटना आपकी लाइफ की है कि जब मेरठ में एक ऐसी कोई प्रदर्शनी चल रही थी और पेंडोल में आग लगी थी और काफ़ी जानमाल का नुकसान भी हुआ था, और फिर इसी तरह से ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए फिर से आपकी याद आई सरकार को और आपको फिर वहाँ भेजा गया। लेकिन उसमें और एक बात, जैसे संवेदनाएं तो आपने हर जहाँ जहाँ थे, आपके मन पहले से संवेदनशील था, आपने वो सारा स्थितियाँ देखी है, लेकिन वहाँ पे आपने लोगों को अपील की, लोगों को कहा कि जो ये घायल है इन्हें बचाना ज़रूरी है, तो तुरंत आपने उनके लिए जो है फंड इकट्ठा किया, लोगों के पास से वो फंड आया और अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज भी हो गया। तो ये जो संवेदनाएं आपके मन में शुरू से थी वो इस समय और ज़्यादा गहरी दिखी, ये कैसे संभव होता है? देखिए, ऐसा है कि जैसा हम लोगों ने चर्चा की है कि हमारा बचपन तो काफ़ी अभाव में बीता। पिताजी 7वीं पास थे, प्राइमरी स्कूल में किसी तरीके से उनको सरकारी अध्यापक की नौकरी मिली थी, लेकिन घर परिवार काफ़ी बड़ा था, 9 भाई बहनों का परिवार, उसमें इतने कम वेतन उन दिनों मिलता था, उसमें कोई भरण पोषण अच्छी तरीके से संभव नहीं होता था। थोड़ा बहुत इधर उधर से सपोर्ट कुछ काम करके, अच्छा फीस के लिए भी बहुत तरीके की समस्याएं आती थी। तो जो हमारी माँ थी वो फिर खेतों में, बल्कि दूसरों के भी खेतों में जाके काम वाम करती थी, उससे जो थोड़ा बहुत उनको आय होती थी वो फीस के लिए बचा के रखती थी। और उससे मुझे कई बार फीस भरने के लिए वो मदद माँ से मिली, वो पता नहीं कहाँ छिपा के रखती थी। और जब मैं जाकर के कहता था कि मेरे को तो आज स्कूल नहीं जा पाऊँगा, क्यों नहीं जाएगा, अच्छा, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी उन्होंने स्कूल का मुँह नहीं देखा था, जिसे हम कहते हैं निरक्षर पूर्ण तरीके से, लेकिन पढ़ाई की अहमियत वो समझती थी। और इसलिए उसका बार बार था कि किस तरह से जाओ तुम। तो मैंने कहा मैं जा ही नहीं सकता, मेरे को तो फीस मांगते हैं, वो खड़ा कर देते हैं, अलग क्लासरूम के बाहर निकाल देते हैं। तो उनने कहा कि नहीं ठीक है। तो कहीं से फिर वो निकालती थी, पता नहीं वो जो छोटा सा पाउच होता था, है ना, प्यूसी या जो भी कहते थे, हाँ, तो उससे कहीं से निकाल करके वो फिर पैसा देती थी और वो जाते थे। तो मुझे पता है कि गरीबों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे घर का खान पान के लिए हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हो, हर जगह पे उनको दिक्कतें हैं। तो खैर इस बार भी मैं जब गांव से लौट रहा था तो ट्रेन में मेरे पास मोबाइल पर फ़ोन आया कि भाई कहाँ हो। मैंने कहा मैं ट्रेन में हूँ, मैं मानिकपुर से जा रहा हूँ वाराणसी की तरफ। तो कहे कि भाई जबलपुर से वाराणसी की तरफ। तो कहे कि अरे रास्ते में कौन सा अगला स्टेशन आएगा वहाँ उतर जाओ। मैंने कहा अगला तो इलाहाबाद आएगा। कहे वहाँ उतर जाओ। मैंने कहा क्यों? कहे अब मेरठ जाना है आपको वहीं से। तो मैंने कहा मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तो उन्होंने वहाँ डीएम प्रयागराज को कहा, पहले वो इलाहाबाद था, और एक टिकट लेकर के एक नायब तहसीलदार वहाँ पर मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला और फिर मैं उतर करके ट्रेन पकड़ के मेरठ गया। मेरठ में विक्टोरिया पार्क में एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, गर्मियों के दिन थे, और अंदर शॉर्ट सर्किट या किसी तरीके की जो फॉल्ट की वजह से पूरा का पूरा जल गया था। अब चूंकि वो सारा सिंथेटिक था, तो सिंथेटिक होने की वजह से वो जब गल करके लोगों के चमड़ियों पे गिरा
तो कपड़े भी जल रहे थे और उसके अलावा वो पूरी स्किन में चिपक जा रहा था, तो पूरी स्किन निकल जा रही थी और इसमें 250 से ज़्यादा लोग झुलस गए थे और 50 से ज़्यादा तो उस समय ही वहाँ पे डेथ्स हो चुकी थी। बाद में वो बढ़ कर के 70 से अधिक डेथ्स हो गई थी। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल प्रशासनिक मशीनरी को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है। वो भाग गए थे, तो पथराव हो गया था कलेक्ट्रेट पे। फिर मुझे कहा गया कि आप जाके टेक ओवर करिए। मैं गया तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि देखिए सभी का इलाज बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ के तो सरकारी अस्पतालों में बर्न यूनिट नहीं है, तो क्या इलाज करेंगे खाक। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर भी जिस भी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पर भी अगर कोई हॉस्पिटल होगा वहाँ पे पहुँचाएंगे और लोग अपने साधनों से भी वहाँ पहुँच जाएं और हॉस्पिटलाइज हो जाएं। हम पूरा का पूरा उनका खर्चा वहन करेंगे। चाहे इसके लिए कटोरा लेकर के मैंने कहा पूरे मेरठ जनपद वासियों से अपील करनी पड़े, और किया भी। हमने एक अलग से खाता खुलवा करके लोगों से अपील की कि इस अकाउंट में इस आपदा की घड़ी में आप जनरस होकर के, दरियादिल होकर के मदद करिए। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक बार जो है सरधना के किसी स्कूल से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए और सब गुल्लक लेकर के आए थे, और वो 10-12 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, कहे कि साहब हमारी ये गुल्लक ले लीजिए, जितना भी इसमें पैसा होगा हम डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मोबिलाइज करना या लोगों को फीलिंग्स आपने क्रिएट की है। हाँ, क्रिएट की, और करीब 75 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया था। क्या बात है। तो मैंने बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सबको इलाज बहुत अच्छे से इलाज हुआ में लगाया, जाने बच गई। और फिर तब तक सरकार से भी हमने आदेश करा लिया था कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है उसका इलाज का खर्चा देंगे, चाहे वो अपोलो में हुआ हो, चाहे कैलाश हॉस्पिटल में हुआ हो, चाहे कहीं भी हुआ। तो इससे एक अच्छा मैसेज गया और बहुत लोगों को हमने बचा लिया, वरना कई लोगों की तो नहीं, बिल्कुल ये एक संवेदनशील व्यक्ति, एक संवेदनशील इंसान ही इस तरह से कर सकता है जिसके मन में संवेदनाएं हैं। आगरा में जिलाधिकारी रहने के दौरान ताजमहल को विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल कराने का कैंपेन चलाया। सर, जब आप आगरा में कलेक्टर के रूप में आए हैं और वहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उसके लिए आपने कैंपेन चलाया था कि इसको जो दुनिया के 7 आश्चर्य उसमें शामिल किया जाए, इसको कैसे रिस्पांस मिला लोगों का? मेरठ के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था डीएम आगरा के तौर पे। जब मैं आगरा आया तो मैंने कहा भाई आगरा जो जाना जाता है ताज के लिए, और ताज भारत और उत्तर प्रदेश के पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। बाहर अगर कहीं से भी किसी से पूछो, वो कहता है कि मैं भारत विजिट करना चाहता हूँ, ताज देखना चाहता हूँ। ये उसकी इच्छा रहती है लाइफ लॉन्ग कि मरने के पहले वो एक बार ताज जरूर देख ले। और ये जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसकी अहमियत कैसे बढ़ाई जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए समय समय पर कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी अपना कैंपेन चलाती है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड या इस तरीके के। तो ये एक कैंपेन चलाया जा रहा था। तो मैंने कहा कि कहीं हम लोग पीछे न छूट जाएं, और दूसरे बहुत सारे कंपटीशन में मॉन्यूमेंट्स या ऐसी जगह थी, जैसे पेट्रा है जॉर्डन में, चाहे वह पेरिस का तो हमेशा एफिल टावर रहता है, या पीसा की लीनिंग टावर जो है, या मेक्सिको में है जो पिरामिड्स, अपने अपने इजिप्ट के पिरामिड तो रहते ही रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है इंका की जो मिली है सभ्यताएं, इंका, माया, ये सब सभ्यताओं का भी रहता है। तो हमने इसको एक नए सिरे से कैंपेन चलाया। उसमें मिस कॉल करनी थी अलग अलग नंबरों से, मोबाइल से, तो वो ऐसे धीरे धीरे कैंपेन बढ़ रहा था। तो फिर गांव में हो चाहे शहर में, स्कूलों में एक साथ स्कूली बच्चे खूब मिल जाते हैं, तो वहाँ जा करके स्कूली बच्चों से हमने फिर कॉल करानी चालू की। कॉलेजेस में जाके कॉलेज के बच्चों से कराई। तो भारी संख्या में जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो शादी ब्याह के समारोह है, वहाँ जहाँ भी भीड़ मिलती थी वहाँ जा कर के हम अपील करते थे। ऐसे एडीएम सिटी राजीव रौतेला थे, उनको एक कैंपेन का कमान दी गई, और उनने फिर सभी टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, हमारे अपना जो सरकारी सिस्टम है उसमें भी काफ़ी कर्मचारी, सबने मिल करके इसको वो किया। फिर पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स कराए, और उसका न्यूज़ चैनल्स के जरिए
कई सारे इंटरव्यूज़ के जरिए उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसे करते करते फिर वो आगे बढ़ा और फिर वो सम्मिलित हो गया। हुई आपका एक बहुत बड़ा योगदान इसके लिए रहा कि विश्व के 7 आश्चर्यों में ताजमहल सम्मिलित हुआ। मुकेश मेश्राम सर से यह संवाद आगे भी जारी रहेगा। सर के व्यक्तित्व से जुड़े अन्य पहलुओं पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में।